मैंने चैट में भेजा है बेटा, थैंक यू। अभी अभी भेजा, ये देखें। ठीक है, ये ज़रा देख लें। सही। अच्छा, तो ये क्या है, ये एक सीन है यूनिटी का। अभी हम सीन व्यू देख रहे हैं। अगर हम गेम व्यू देखें तो गेम व्यू में जो चीज़ नज़र आती है वो कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है कि कैमरा कैसे सेटअप हुआ है। और इसको मैं ज़रा पॉज कर दूं तो हम गेम में देख सकते हैं। अब हमने कैमरा और मतलब जो भी हमारे पास इस पर छोटे मोटे स्क्रिप्ट चल रहे थे उनको मैंने पॉज कर दिया है, और एक एक जैसे एक फ्रेम कैप्चर हो गया है। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप चलना चाहूँ तो मैं इस तरह स्टेप के बटन को इस्तेमाल करके आहिस्ता आहिस्ता हम देख सकते हैं कि इन डिटेल हमारी एनिमेशन कैसे सेटअप हुई हुई है। ठीक है, और हमारा कैमरा भी एक्चुअली वो उसकी आप पोजीशन भी देख लेंगे थोड़ी थोड़ी बदल रही है। सही है। अच्छा, ये हम चाह रहे हैं कि हम 2 या 3 क्लासेस के अंदर यहाँ तक पहुँच जाए। आई डोंट थिंक दैट्स अ वेरी बिग डील, आई रियली थिंक वी कैन डू इट। what is it that we have done? We have imported a couple of 3D elements। ठीक है। आपके पास एक ये ऐसी चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है नीम साहब बता रहे थे कि आप लोगों ने 3D CG के कोर्स से बनाई हुई हैं। एक दरख्त है, एक निस्बतन डिटेल्ड घर है जिसके ऊपर टैंकी है, जिस और और मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर इंडिविजुअली टेक्सचर्स लगे हुए हैं। ठीक है, और आपने इनको इंपोर्ट करना सीखना है। सो स्टैटिक चीज़ों को इंपोर्ट करना सीखना है, और आपने एक एक कैरेक्टर को इंपोर्ट करना सीखना है जिसके ऊपर एक 3D एनिमेशन लगी है जो लूप में चल रही है। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपने एक्सक्यूज मी सर। बेस करनी है। हाँ जी। सर ये एनिमेशन जो है ये 3D में बनी है, 3D मैक्स में बनी है कि इधर आके बनी है? ये बनी थी नहीं, इधर नहीं बनी, ये मिक्सामो में बनी है। ऐसे ही है नहीं साहब? क्या चीज़ पूछ रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो 3D एनिमेशन बनी है ये किस किस टूल में बनी हुई है? तो ये ये मिक्सामो मिक्सामो में में बनी। बनेगी। हाँ। हाँ, ठीक है। अब ठीक है। इसके ऊपर मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ये कैमरा जो मेरा इतना ज़्यादा हिल रहा है इसको मैं कहता हूँ कि भाई तो इतना हिलना बंद कर दे। ठीक है, ताकि थोड़ा सा सुकून से हम देख सकें ये क्या हो रहा है। तो कैमरे के ऊपर हमने एक स्क्रिप्ट लगाया हुआ है जिसका नाम है लुक एट सब्जेक्ट, जो कि क्या करता है, जो कि मुसलसल कैलकुलेट करता है कि इस वक्त जो आपका जो कैरेक्टर है उसका सर कहाँ पे है, और डायरेक्टली उसकी तरफ देखता है। ठीक है, तो अगर मैं ये ऑन कर दूं, और इसका असर क्या है, इसका असर देखने के लिए आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे इसका सर ऊपर नीचे थोड़ा सा हिलता है तो कैमरा उसको फॉलो करता है। ठीक है, तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यूनिटी में आपके पास एक सीन व्यू होता है और एक गेम व्यू होता है। सीन के अंदर आप सारी चीज़ें सेटअप करते हैं। ठीक है, मैंने अगर घर रखा, उसकी दीवार वगैरह जो भी मैंने डिटेलिंग करनी थी वो मैंने की, और फिर मैंने ये क्या कहते हैं दरख्त रखा, फिर मैंने एक कैरेक्टर रखा, फिर मैंने कैमरा सेट किया कि कैमरा शुरू में कहाँ पे पड़ा होगा और किस तरफ देख रहा होगा। ठीक है, अब ये देख रहे हैं ये जो कैमरे से निकलने वाली जिस तरह लाइनें सी हैं ये बता रही हैं कि कैमरा एक्चुअली इस वक्त क्या देख रहा है। ठीक है, तो वो लाइनें हिल क्यों रही हैं, वो लाइनें इसलिए हिल रही हैं, एक मिनट में इसे बार क्लिक करता हूँ। लाइनें इसलिए हिल रही हैं क्योंकि हमने कैमरा को कहा हुआ है कि आपने मुसलसल कैरेक्टर के सर को ऊपर देखना है। तो जैसे जैसे सर ऊपर नीचे होता है, थोड़ा सा वॉबल करता है, तो इस तरह कैमरा भी एग्जैक्टली उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है लम्हा व लम्हा बेसिस पे। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल? नो सर। ओके, और क्लियर। ठीक है। अम, अच्छा हाँ, एक मैं चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कैरेक्टर पकड़ता हूँ और मैं इसको मूव करता हूँ। ठीक है, सो आप देख रहे हैं कि ये कैरेक्टर जिधर भी जा रहा है मेरा कैमरा उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, कैमरे की फुल कोशिश है कि हर वक्त वो कैरेक्टर की तरफ देखते रहे। कैरेक्टर को मैं इधर ले जाऊं, कैरेक्टर को मैं उधर ले जाऊं, तो कैमरा इज फॉलोइंग इट। ठीक है, सो हाउ इज दिस हैपनिंग? दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ अ बिट ऑफ स्क्रिप्ट, स्मॉल सिंपल स्क्रिप्ट जो कि हमने इसके साथ अटैच किया हुआ है। तो हम इसको देख लेते हैं कि ये स्क्रिप्ट क्या कर रहा है। टारगेट सेट किया हुआ है आपने कैमरे का? जी बिल्कुल।
का नहीं था, कैमरे का स्क्रिप्ट था। लुक एट सब्जेक्ट का जो हमारा है स्क्रिप्ट, इसके अंदर हमने कहा हुआ है ठीक है। इसके अंदर मैं आपको बेसिकली ये वाला छोटा सा स्क्रिप्ट इसलिए दिखा रहा हूँ एज एन एग्जांपल ऑफ द बेसिक मैथ्स दैट वी नीड टू डू समटाइम्स व्हेन वी आर वर्किंग विद 3D ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कोड के अंदर। ठीक, आपका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जो है वो हमने सेट किया हुआ है, टारगेट जो आपका है आपका ये जो ओल्ड मैन है उसका हेड हमने सेट किया हुआ है कि भाई तुमने इसकी तरफ देखना है, ठीक है। और फिर हमने कहा है कि सब्जेक्ट की पोजीशन पकड़ो और उसको अपनी अपनी जो तुम्हारी पोजीशन है, अपनी से मुराद जो कैमरा की पोजीशन है उससे माइनस करो, वो जो डिफरेंस है वो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है, कि तुम कहाँ पे पड़े हो और सब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा है, इन दोनों का डिफरेंस मिल जाएगा। फिर आपके पास एक फंक्शन है लुक रोटेशन का, quaternion डॉट लुक रोटेशन। ये क्या करता है, ये करता क्या है कि ये कैमरा को कहता है, मतलब ये कैलकुलेट करता है कि आपने कितनी रोटेशन करनी है कि आपका अब आप जो है अपने टारगेट की तरफ देखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप उसे टुवर्ड सब्जेक्ट जो बेसिकली आपकी पोजीशन और आपके टारगेट की पोजीशन का डिफरेंस है वो देते हैं, और आप कहते हैं कि इसको वेक्टर 3 डॉट आप बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट देना पड़ता है, और ये आपकी बता देता है कि इसकी रोटेशन क्या सेट करनी है, ठीक है। तो वो उस हिसाब से कैमरा को उस तरफ रोटेट कर देता है, ठीक है। सो मैं इसको मोटा मोटा समझा रहा हूँ, डिटेल में नहीं समझा रहा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको नहीं बताया कि quaternion क्या होता है, मैंने आपको वेक्टर 3 डॉट अब की अभी डिटेल नहीं मैं बता रहा जानबूझ के, मगर मैं आपको थोड़ा सा एक हल्का सा एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि यूनिटी के अंदर हम कुछ मैथमेटिकल काम कर रहे होते हैं टू कंट्रोल पोजीशन एंड रोटेशन ऑफ आवर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एंड मेनली जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो मैं चाह रहा हूँ कि आप समझें और देखें वो है पोजीशन। इस वक्त पहली क्लास में पोजीशन क्या है? पोजीशन क्या है, लेट्स से अगर हम हेड ही की बात करते हैं तो ये देखें, हेड एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर एक्चुअली बजाते खुद इसके साथ कोई कंपोनेंट नहीं लगा हुआ, इसके साथ सिर्फ ट्रांसफॉर्म का कंपोनेंट है, और ट्रांसफॉर्म के कंपोनेंट में आपके पास 3 चीज़ें आ रही होती हैं, पोजीशन, रोटेशन और स्केल। तो ये बता रहा होता है कि ये चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, एक्स वाई जेड 3D स्पेस में कहाँ पड़ी हुई है, जी फलानी जगह पे पड़ी हुई है। ये बता रहा होता है कि इसकी रोटेशन क्या हुई हुई है, एक्स एक्सिस पे क्या रोटेशन है, वाई पे क्या है, जेड पे क्या है, और स्केल इसका साइज़ कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये इस वक्त ये बिल्कुल नॉर्मल स्केल पे यानी 1:1:1, ना ये एक्सपेंडेड है ना ये कॉन्ट्रैक्टेड है, जो इसकी ओरिजिनल हालत है ये उसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको जो इंफॉर्मेशन है ये ट्रांसफॉर्म के कंपोनेंट की, ये इनफैक्ट यूनिटी में आपके ईच एंड एवरी गेम ऑब्जेक्ट हैज़ द ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट, जिसके अंदर ये 3 चीज़ें पोजीशन, रोटेशन और स्केल आपके पास मौजूद होती है। जिन जिन लोगों ने यूनिटी पहले पढ़ी हुई है उनको ये ऑलरेडी पता होगा, तो आप शायद थोड़े बोर हो रहे हो, मगर हो सकता है आपके लिए भी रिविजन हो, ये चीज़ें भूल भी जाती हैं। बट बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है आपको मूवमेंट कंट्रोल और ओरिएंटेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक, सही हो गया? यस सर। Yes, sir. ओके। मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ। अच्छा, अगर यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी स्क्रिप्ट रखा हुआ है वॉक एज लेम का, इसके अंदर भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि सर एनी आपकी आइडियाज? आवाज नहीं आ रही। जी बताएं। आवाज नहीं आ रही सर। हेलो, आवाज़ आ रही? हेलो। जी सर अब अब आ भैया रही Yes, सर, अब भैया चले बीच में रुक हाँ, जिनको थोड़ा यूनिटी याद हो वो ज़रा बता सकते हैं, कोई आइडिया दे सकते हैं कि अगर मैं इस बंदे को चलाना चाहूँ किसी रुख में तो वो कैसे करें कोड के थ्रू? फिर ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन से करेंगे।
ट्रांसफॉर्म्ड और पोजीशन से कुछ सर करना 2D होगा। ओके हाँ जी बताएं। ये कहना था, लेकिन 2D के हिसाब से था, वो 3D का नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, 2D के हिसाब से बता दें। आइडिया अभी तो कॉन्सेप्ट मैटर करता है ना। अभी ये सर एक चीज़ आप ये देख रहे हैं कि ये जो रुख है, ये जो ब्लू ब्लू कोन के साथ लगा हुआ है ये Z है, ये जो रेड कोन के साथ लगा हुआ है ये क्या है, ये X है, जो ग्रीन कोन के साथ लगा हुआ है ये है Y। ठीक है ना, यही चीज़ें आपको यहाँ पे रेड पे X है, ब्लू पे Z है और Y पे Y जो है ये ग्रीन के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है हमने इसे जब ज़मीन पे हिलाना है तो ज़मीन का प्लेन कौन सा है, कौन से दो एक्सिस हैं ज़मीन वाले प्लेन में, सर X और खाली X X ही है, और एक X और Z होगा सर। X और Z है। देखें ना, ये हो गया X वाली मूवमेंट, ये ऐसे पकड़ के आपने किसी सिर्फ एक एक्सिस पे खींचें, अगर आपसे Z एक्सिस में खींचें तो ये वाली मूवमेंट हो गई, अगर आपसे Y एक्सिस में खींचें तो वो एक्चुअली हवा में या ज़मीन से नीचे वो वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है ना, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर आप दिखाना चाह रहे हैं कि ये ज़मीन पे हिल रहा है तो आपने क्या Y को छेड़ना है, यस सर। नो सर, नो सर, नहीं वाई छेड़ना। को नहीं छेड़ना। ठीक है, वाई जो जो भी है वाई को आपने कहना है भाई तुम यहीं पे रहो, मगर हम बाकी दो एक्सिस को बदलना चाहेंगे। लेट से हम कहते हैं कि इसको हम ना भाई को थोड़ा सा रोटेट कर लें, क्या ख्याल है कि वो एग्जैक्टली या ऑलमोस्ट एग्जैक्टली जेड एक्सिस के ऊपर आ जाए। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा नहीं दूसरी तरफ। सर आपने अपने प्रीवियस जीडी के लेक्चर अपलोड किए हुए हैं? मैंने इस क्लास का कोई, ये हमारी हम पहली दफ़ा ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं। नहीं, गेम डेवलपमेंट के। हाँ, गेम डेवलपमेंट के पुराने लेक्चर्स कहीं ना कहीं पड़े होंगे ज़रूर। सर वो आप अपलोड कर देना, क्योंकि उसमें आपने डिटेल में सारा बताया होगा। हाँ ये आपने बात ठीक है, ठीक है मैं करता हूँ, एटलीस्ट शुरू वाले तो करता हूँ। ठीक है, सो अब ये बंदा जो है ना ये डायरेक्टली क्या है, ये डायरेक्टली जेड एक्सिस के ऊपर आ गया है। इसका जो रुख है वो प्योरली जेड एक्सिस पे है, तो अगर मैं इससे जेड एक्सिस में मूव करूँगा तो ये इतना अजीब नहीं लगेगा। क्या मतलब है मेरा, मतलब ये कि अगर हम इसको ऊपर से देखें, थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ और इसको मैं अगर जेड एक्सिस में पीछे या आगे की तरफ ले जाऊँ तो जिस तरफ इसका मुंह है उसी तरफ इसकी मूवमेंट हो रही होगी। ठीक है ना, राइट। तो ये मैं थोड़ा सा करना चाहता था, इसको थोड़ा सा रोटेट कर लूँ। अच्छा, ये मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ और अब मैं कहता हूँ कि क्या करें जी, कोई बता सकता है, ट्रांसफॉर्म किसी ने कहा था। पहले तो हम करेंगे कि हम वेक्टर 3 एक बनाएंगे, उसमें ओल्ड मैन पोजीशन का एक वेक्टर बना लेते हैं, दिस इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन। ठीक है, अभी ये काम करते हैं, इससे पहले कि हम इसके साथ कुछ करते हैं हम देखते हैं कि ये ओल्ड मैन पॉज में हमारे पास आया क्या है। ठीक है, अच्छा मैं जो अभी बातें कर रहा हूँ, अगर आप कह रहे हैं कि यार ये बंदा क्या शुरू हो गया है तो प्लीज़ हाथ खड़े करें। इफ़ यू वांट मी टू स्टॉप एंड जस्ट completely stop and explain some basic things, you should just stop me right now. क्योंकि मैंने डाइव मार दी अंदर, तो फरीहा, मारिया, ओके, एनीवन एल्स, बाकी लोगों को समझ आ रही है? ओके, तो फरीहा आप सवाल पूछें कि क्या चीज़ जो है मैं मिस कर चुका हूँ, क्या जो मुझे बतानी चाहिए थी। जी फरीहा। सर हमें बेसिक्स नहीं पता ना, हमने जीडी पढ़ी नहीं, तो आप अपलोड कर दे तो हम वो वीडियोस देख लिया करेंगे। ठीक है, वो तो बात आपकी ठीक है, मगर मैं ये ठीक है कह रहा सर। हूँ कि आज की क्लास का एक मकसद ये था कि आपको एटलीस्ट मैं एक फेमिलियरिटी दे दूँ, एक बेसिक्स बता दूँ यूनिटी के। तो आई थिंक वो मेरे, जी जी पूछें। सर मैं ये कह रहा था कि अब यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसे हैं जो कि 3D मैक्स के बाद आए हैं इधर,
तो उनको 3D मॉडलिंग के हवाले से काफी हद तक आता है, एनिमेशन वो 3D के हवाले से आती है। ये C# और इस तरह की चीजें हैं ना, थोड़ी सी जरा भी उनको नहीं पता, तो उसकी तो थोड़ा सा बेसिक में चले जाएंगे तो जरा आसानी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, यही मकसद है आज की क्लास का कि एक बिल्कुल जी। बेसिक इंट्रोडक्शन कर दें। शायद मैं जरा छलांगे मारना शुरू हो जाऊँ, सो सॉरी अबाउट दैट। इस तरह करते हैं नो सर, कि कोई मसला पहले हम नहीं। यूनिटी के एडिटर की जो है ना बेसिक्स आपको बता देता हूँ। सॉरी, और नईम साहब ने मुझे वार्न भी किया था मगर मैंने फिर गलती कर दी। तो सर कोई आप एम्प्टी प्रोजेक्ट बना के उसमें हमें शुरू से बता दें कि इंपोर्ट वगैरह कैसे करने हैं और बाकी चीज़ें कैसे करनी हैं। ठीक है, फेयर इनफ। पहले मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक्चुअली इस इधर से इसलिए शुरू हो रहा था कि मैंने कहा ज़रा कैरेक्टर हो, थोड़ा सा एक इंटरेस्ट बनता है बंदे का कि यार काम कैसे होगा। ठीक है, ये इसकी वजह थी और कोई वजह नहीं थी। ठीक है, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि आपको फ़ौरन पता होगा कि कैसे करना है। जी जी सर, मुझे लग रहा है कि ये ना इससे वो कम्प्लेक्स ज़्यादा हो गया कि वो ये सारी एकदम चीज़ें आ कैसे गई और कहाँ से आ गई। तो एक एम्प्टी प्रोजेक्ट शुरू कर लेते हैं। हाँ जी, न्यू प्रोजेक्ट शुरू कर लें तो वो एडिटर जब तक वो ये इंटरफेस समझने लगेगी क्यूब तो से करवा दें, क्यूब की मूवमेंट। जी बिल्कुल ठीक है, क्यूब की मूवमेंट से क्या ठीक है जी, हम कहते हैं फर्स्ट क्यूब। ठीक है, बेचारे बुड्ढे बाबे की सर किसी ने इज्जत नहीं की। नहीं बुढ़ा बाबा अपनी इज्जत कराएगा भाई। बुढ़े बाबा का काम ही यही होता है अपनी इज्जत कराना, आपको पता नहीं है? जी सर। बुढ़े बाबे बड़े वैसे होते हैं भाई, डोंट अंडर एस्टिमेट बुढ़े बाबे। सर अच्छा, ये जरा लोड हो रहा है। सर एक सवाल था इसमें कि हाँ जी हाँ जी। जब हम बिल्कुल न्यू एम्प्टी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या चीज़ें लोड कर रहा है इतनी ज़्यादा, मतलब क्या चीज़ें रीड कर गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली कुछ हमें टिप्स यहाँ पे भी मिल रही हैं इसके मैसेजेस से। स्टार्टिंग सर्वर कहता है, लोडिंग फलाना मैनेजर कह रहा है, रिजॉल्विंग पैकेजेस कह रहा है। सो दैट्स बेसिकली क्या है कि यूनिटी, लेट मी साथ साथ मैं लिखता जाता हूँ ताकि एक रिकॉर्ड में भी आपकी चीज़ आ जाए कि यूनिटी क्या है। एक्चुअली एक काफ़ी बड़ी चीज़ है, काफ़ी बड़ी बला है। तो इसके मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं? ठीक है, तो वो जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो इनफैक्ट इस वक्त लोड हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली जो इसकी चीज़ है जो कि लोड हो रही होती है वो आपकी क्या कहते हैं, ग्राफिक्स इंजन है। ठीक है, जो दूसरी मेजर चीज़ लोड हो रही होती है वो फिज़िक्स इंजन है। ठीक है, और ग्राफिक्स के अंदर देखा जाए तो उसके अंदर दो चीज़ें हैं, लाइटिंग और रेंडरिंग। ठीक है, रेंडरिंग का मतलब होता है ड्राइंग के स्क्रीन पे कैसे उसने दिखना है वो वाली बात, और लाइटिंग उसको सपोर्ट करने के लिए होती है कि सीन के अंदर लाइटिंग कैसे एक्चुअली बिहेव कर रही है। ठीक है, तो ये दो मेजर चीज़ें। इसके अलावा क्या लोड हो रहा होता है? इसके अलावा आपके पास लोड हो रहा होता है इन्वायरमेंट हाँ, वो सारी चीज़ें इनके नतीजे में बन रही होती हैं, दिख रही होती हैं, इनको आप मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। तो एक और मेजर चीज़ जो है वो इसकी UI है। UI से मुराद, सॉरी, यूज़र इंटरफेस फॉर डिज़ाइनिंग सीन। ठीक है ना, तो ये आप कह लें कि कम से कम तीन मोटी मोटी चीज़ें, अगर मैं कुछ भूल ना रहा हूँ, जो कि कुछ टाइम लेती हैं लोड होने में। और इन तीन चीज़ों की आपस में इंटरेक्शन क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं तो वो काफ़ी बड़े एक हैवी एक सॉफ्टवेयर पैकेज बन जाता है ओवरऑल। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक बिल्कुल एम्प्टी, नॉन डेंजरस, नॉन थ्रेटनिंग, ठीक है, यूनिटी का मैंने एक प्रोजेक्ट खोल दिया। इसके अंदर कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, अगर आप इसको प्ले भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ना एरर आएगा और ना ही कुछ हो रहा होगा। ठीक है, सही है। ये थोड़ा जितनी देर इसका ब्लू नहीं हो जाता एरो, इसका मतलब है ये अभी तक नहीं चल रहा है, ये सोच रहा है कुछ प्रोसेसिंग कर। अब ये चल पड़ा है, हमने कुछ सेटअप नहीं किया, कुछ नहीं हुआ, कोई एरर भी नहीं आया। इसको रोकना हो दोबारा यहीं पे क्लिक करें। यही काम आप कंट्रोल P से प्ले स्टार्ट हो जाता है, और अगर आप प्ले मोड में हैं दोबारा कंट्रोल P करेंगे तो प्ले स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, प्ले होता क्या है, what does it mean to hit the play button? We will come to that in a second. First we need to understand कि ये सीन क्या है और ये गेम क्या है
और ये हायरार्की क्या है और ये प्रोजेक्ट क्या है और ये इंस्पेक्टर क्या है। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड ये विंडोज़ हैं क्या, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि प्ले मोड होता क्या है। ठीक है, सो सबसे पहले हम कहते हैं कि ये सीन क्या है। इसको समझ, मैं अपनी सारी थोड़ी सी स्पेस बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पे इस वक्त हमारे, जब आप एक 3D प्रोजेक्ट, ब्लैंक 3D प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स आपके, एक्चुअली ये लेट मी से दिस, सबसे पहले यूनिटी अपनी तरफ से एक एम्प्टी सीन सेटअप कर देता है। उसका नाम वो बाय कन्वेंशन सैम्पल सीन रख देता है। इसका नाम आप बदल भी सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस सीन के अंदर दो चीज़ें वो देता है आपको, एक कैमरा देता है और एक डायरेक्शनल लाइट देता है। ठीक है, कैमरा क्यों देता है और ये लाइट क्यों देता है, ये एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, पहली तो आप चीज़ ये नोट करें कि जब मैं कैमरा पे क्लिक करता हूँ तो सीन व्यू के अंदर ही एक कैमरा प्रीव्यू आ जाता है, जो कि मुझे क्या बता रहा होता है, मुझे ये बता रहा होता है कि एक्चुअली कैमरा सीन के अंदर क्या क्या चीज़ें देख सकता है। ठीक है, तो आप ये नोट करें कि जो कैमरा प्रीव्यू के अंदर चीज़ है और जो एक्चुअली गेम के अंदर चीज़ नज़र आ रही है वो बिल्कुल बराबर है। ठीक है, कैमरा प्रीव्यू के अंदर भी वही नज़र आता है जो कि आगे प्ले मोड में गेम के अंदर नज़र आता है। और कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक अहम चीज़ जो इस वक्त आपको पता होनी चाहिए वो है फील्ड ऑफ व्यू का पैरामीटर। ठीक है, जो कि मैं कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा है, अगर मैं ऐसे कम करता हूँ तो ये लाइनें ऐसे लगता है कि सुखड़ना शुरू हो जाती हैं, आप सीन के छोटे हिस्से को देख रहे हैं। अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो आपका फील्ड ऑफ व्यू यानी ब्रॉड कर रहा हूँ तो आप ज़्यादा बड़े हिस्से को देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ये आपने वाइड एंगल लेंस की टर्मिनोलॉजी सुनी होगी फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो ये है कि इस वक्त आप वाइड एंगल हैं, अगर आप फोकस कुछ काम करना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको फील्ड ऑफ व्यू को कम कर देते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, ये वो सेम चीज़ है जो हम 3D में mm यूज़ करते हैं लेंस के लिए, तो ये असल में mm वाली वैल्यू है जो कि यहाँ पे वाइड एंगल के बराबर है। सही 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 सही। अच्छा, कैमरे के साथ बाय द वे माइक्रोफोन भी लगा होता है जिसको यूनिटी की ज़बान में ऑडियो लिसनर कहते हैं। तो अगर यहाँ पे आप इस सीन के अंदर कोई ऑडियो सोर्सेज डालते हैं, बेसिकली थिंग्स दैट मेक साउंड्स, तो कैमरा जितना दूर है उस साउंड से उसके मुताबिक वो साउंड पिकअप कर रहा होगा। तो वो कोशिश उन्होंने ये की है कि सॉफ्टवेयर के अंदर वो सारी चीज़ें सिमुलेट कर दें जो एक फिल्म मेकर के पास स्टूडियो में या इन द रियल वर्ल्ड उसके पास मौजूद होती है। ठीक है, तो आमतौर पे माइक भी जो है वो कैमरा या कैमरे के करीब ही होता है, तो इसी तरह से आप ऑडियो लिसनर कैमरा के साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, लाइट क्या है? लाइट बेसिकली ये जो डायरेक्शनल लाइट है ये क्या कंट्रोल कर रही होती है? ये कंट्रोल कर रही होती है कि आपका, अगर मैं इसका रोटेशन का ये क्लिक कर दूं तो आप देखेंगे कि ये मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ मुख्तलिफ तरीक़ों से। अगर आप गेम की तरफ तवज्जो दें तो आप देखेंगे कि उसकी लुक थोड़ी सी बदल रही है डिपेंडिंग कि मैंने लाइट किस तरफ फेंकी हुई है। ठीक है, मैं इसको तीनों एक्सिस के अंदर रोटेट कर सकता हूँ इस तरह से, और अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा कि इसका क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, सो लेट मी एक्चुअली सेटअप एन ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पे एक राइट क्लिक करता हूँ हायरार्की के अंदर। ठीक है, हायरार्की क्या है? ये वाली विंडो है, यहाँ पे बेसिकली वो सारे ऑब्जेक्ट्स लिस्टेड हैं जो कि आपके सीन के अंदर मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ 3D ऑब्जेक्ट और मैं क्यूब रख देता हूँ। ठीक है, ये आपके सामने क्यूब पड़ा आ गया। ठीक है, अब ये कैमरे के सामने है लिहाजा ये नज़र आ रहा है। इसकी पोजीशन मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ये कैमरे के करीब आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं ये ग्रीन वाला एरो इस्तेमाल करूँगा तो ये ऊपर नीचे होगा, अगर मैं एक्स वाला तो ये राइट लेफ़्ट होगा, और अगर मैं ये वाला जो ब्लू वाला है तो ये कैमरे के करीब या दूर हो जाएगा। लेट्स से कि मैं इसे यहाँ कुछ रख लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि जब मैं इसको प्ले करता हूँ तो क्या कहते हैं, बेसिकली ये ऑब्जेक्ट आपके गेम व्यू में उस तरह से नज़र आना शुरू हो रहा है। जिस तरह से सीन के अंदर इसकी मैनिपुलेशन हो रही है उस हिसाब से ये गेम व्यू के अंदर नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर मैं लाइटिंग को कुछ चेंज करता हूँ, मसलन लाइटिंग के अंदर जो चीज़ मैटर करती है उसकी पोजीशन नहीं है, उसकी सिर्फ रोटेशन है। सो अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ ये वाला, तो आप देख रहे हैं कि जो फेस आपकी तरफ है उसकी लाइटिंग के ऊपर वो किस तरह से दिख रहा है, वो फ़र्क पड़ रहा है।
इसको और वाज़ेह करने के लिए मैं आपके क्यूब को और कैमरा के करीब ले आता हूँ, बिल्कुल सामने ले आता हूँ, और अब मैं डायरेक्शनल लाइट को अगर चेंज करूँ तो आप देखेंगे कि उसके वो आपको कैसे दिख रहा है, वो बदल रहा है। ठीक है, ठीक है, पूरा सीन का भी चेंज होता है। अगर आप सारी लाइट का रुख ऊपर की तरफ करना शुरू हो जाएं तो एक्चुअली सीन के ऊपर लाइट बहुत कम पड़ना शुरू हो जाएगी। बेसिकली अगर आप हॉरिजॉन्टल से ऊपर ले जाएं तो आप देख रहे हैं कि सीन के ऊपर अब लाइट बहुत कम आ रही है। ठीक है, और अगर वापस ले आएँ तो फिर सीन भी लेटअप हो जाता है और आपका ऑब्जेक्ट भी बेहतर नज़र आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के आप पंगे लें, आपको नज़र आना समझ आना शुरू हो जाएगी कि आपका लाइटिंग आपने कैसे कंट्रोल करनी है अपने सीन के अंदर। ठीक है, तो दिस जस्ट एक्चुअली ये लाइट के बारे में कोई ट्यूटोरियल नहीं है, मैं आपको सिंपली फेमिलियरिटी देना चाह रहा हूँ कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसको आपने कैसे, मसलन बेसिक एक 3D ऑब्जेक्ट है क्यूब का, वो आपने रख दिया, आपने उसको कैमरा से देख लिया, आपने उस थोड़ा सा लाइट के साथ खेल लिया देखने के लिए कि वो किस तरह से लिटअप हो रहा है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक ज़मीन सी बना देते हैं। ठीक है, ज़मीन बनाने के लिए प्रेफरेबल है कि आप प्लेन लगा दें। ठीक है, ये हमने एक प्लेन लगा दिया, इसको हम ये वाला टूल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं, इसको मूव टूल कहते हैं। इसको इस्तेमाल करते हुए आप किसी ऑब्जेक्ट को उसकी पोजीशन चेंज करते हैं। अगर मैं रोटेशन वाला टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये गोले गोले से जो हैं ये आ जाते हैं, जिनसे आप चीज़ों की ओरिएंटेशन बदल सकते हैं। और अगर ये स्केल टूल चेंज करें तो आप उनका स्केल टूल के हिसाब से की मदद से आप उसका साइज़ बदल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो मैं यही चेंज जो अभी मैंने माउस के थ्रू किया है वो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं एक्चुअली यहाँ पे राइट साइड पे जाके ट्रांसफॉर्म के अंदर स्केल के अंदर इसकी वैल्यूज़ सेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने 10x10 का एक प्लेन बना लिया है जो किस पोजीशन पे बड़ा हुआ है, उसका जो सेंटर पॉइंट है वो x और y के हिसाब से 0 पे है और z के हिसाब से -3.24 पे है। ठीक है, और आपका जो कैमरा है अगर आप देखें तो वो y के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर है, ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर है, यानी 1 पे पड़ा है। उसे मैं ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ जैसे मेरी मर्ज़ी, और मैं और उसका जो z है वो -10 पे है। ठीक है, तो अगर आप इसको इस साइड से देखें तो इन दोनों की पोजीशन आपस में इस तरह से, हम थोड़ा सा करीब भी जा सकते हैं ज़रा और करीब से देखने के लिए हम हैंड टूल इस्तेमाल करेंगे सीन के अंदर नेविगेट करने के लिए। तो हम अब देख सकते हैं कि इनकी आपस में यानी क्यूब और कैमरा एक दूसरे के साथ किस तरह से लोकेटेड है। अब मैं इन अ वे कैमरा के राइट साइड से चीज़ें देख रहा हूँ कि ये पूरे सीन को टॉप से देखने के लिए ये मैं वाई पे क्लिक कर सकता हूँ। अब मुझे नज़र आ रहा है कि ऊपर से देखें तो ये दोनों चीज़ें कहाँ पे पड़ी हुई हैं। अगर मैं काइंड ऑफ क्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से सीन को देखना चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ और मैं इसके अंदर जूम इन या जूम आउट हो सकता हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली आप यू विल वांट टू लोकेट योर सीन इन मेनी डिफरेंट वेज। अगर आप हैंड टूल क्लिक करके इस तरह से करें तो क्या हो रहा है, आप इस तरह सीन के अंदर नेविगेट कर रहे हैं। अगर आप इस वक्त ऑल्ट दबाएं और अब आप लेफ़्ट क्लिक करके माउस को हिलाएं तो आप इस तरह से बहुत फ्रीली इसके अंदर रोटेशन कर सकते हैं। और अगर आप राइट क्लिक करेंगे और फिर करेंगे तो आप जूम इन और जूम आउट करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, सो देर आर मल्टीपल वेज ऑफ मूविंग अराउंड थिंग्स इन योर सीन। ठीक है, कोई सवाल इस पॉइंट पे, कोई चीज़ ना समझ आ रही हो, अनक्लियर हो? अगर आपके पास यूनिटी इंस्टॉल्ड है, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप अपने पास उसको खोलें और ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं कर रहा हूँ ख़ुद भी करके देखें, और जो चीज़ नहीं समझ आ रही वो मेरे से पूछें। सर एक चीज पूछनी थी, ये आपके पास दो स्क्रीन आ रही हैं, शो हो रही हैं, मतलब कि ऊपर भी और नीचे भी, तो हमारा एक शो हो रही है, ये दो किस तरह करेंगे? हाँ हाँ हाँ, तो ये जो दूसरी चीज़ है ये गेम है, गेम वाली है। इसकी अरेंजमेंट मेरी मर्ज़ी है कि मैं एक टाइम पे कैसे करते हैं। हाँ, एक टाइम पे मैं चाहूँ तो मैं सिर्फ एक चीज़ मैं चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि एक टाइम पे एक ही चीज़ नज़र आए। मगर अगर मैं चाह रहा हूँ कि दोनों चीज़ें साथ साथ नज़र आए तो इसे ड्रैग करके मैं स्क्रीन के एक और हिस्से में यहाँ पे नीचे रख सकता हूँ। ठीक है, ये सिर्फ इस एडिटर की फैसिलिटी है कि आपको कैसे काम करना पसंद है, आप उस तरह से सेटअप कर लें अपना। ठीक है,
अच्छा, मैं चाह रहा हूँ क्यूब जो है वो ज़मीन से पूरा बाहर निकल आए। क्यूब का साइज़ मुझे पता है कि वो 1 है। इसका मतलब है कि अगर वो 0, उसका सेंटर पॉइंट अगर 0.5 पे आ जाए तो वो एग्जैक्टली ज़मीन के ऊपर खड़ा होगा। तो मैंने इसका वाई जो है वो 0.5 कर दिया है। अब वो पूरा ज़मीन के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अब बताएं क्या करना है इस क्यूब के साथ, क्या आप करतब देखना चाह रहे हैं? सर इसके अंदर क्यूब की शेप वगैरह चेंज नहीं हो सकती, जिस तरह हम वो 3D मैक्स के अंदर एडिटेबल पॉली करके तो जो है ना उसके एजेस वगैरह पकड़ के या फेस पकड़ के करते थे। राइट, नहीं उस लेवल की डिज़ाइनिंग यूनिटी में बेसिकली नहीं सपोर्टेड। इसके अंदर बहुत बेसिक चीज़ें सपोर्टेड है। मसलन अगर मैं स्केल बढ़ाना शुरू कर दूं किसी एक तरफ का, तो वो उसकी शेप उस तरह से बदल जाएगी, ठीक है ना। ये जो बिल्कुल बेसिक टूल आप मेरे ख्याल 3D में पहला टूल सीखते होंगे वो ये वाला होता होगा मोस्ट लाइकली, है ना। तो ये चीज़ें हो सकती हैं यस यूनिटी सर। के अंदर, मगर वो जो एडिटेबल पॉली बना के उसके इंडिविजुअल वर्टिसेस या फेसेस को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो स्टैंडर्ड जो 3D टूल्स हैं उसमें नहीं है। हाँ, एक चीज़ है जो कि है, अगर मेरे पास एसिड इंस्टॉल्ड हो तो मैं देखता हूँ। नहीं, वो इस वक्त मेरे पास इंस्टॉल नहीं है। वो है टूल है, बेसिकली ऐड ऑन है, उसका नाम है प्रो बिल्डर, ठीक है। एक मिनट सबर करें। नहीं, वो एक बेसिक मतलब वो कुछ जो है ना 3D डिज़ाइनिंग की फैसिलिटी आपको देता है, मगर हम वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमने इस कोर्स में ये फैसला किया है कि सारी जो 3D डिज़ाइनिंग है वो आप माया में या ऑटोडेस्क 3D में या 3ds मैक्स में, मेरा मतलब, या किसी और टूल में, 3D टूल में, एक्चुअल टूल में करेंगे और यहाँ पे इंपोर्ट करके सिर्फ उसको उसके साथ यूनिटी के कंट्रोल इस्तेमाल करके उसको सेटअप कर रहे होंगे। जो 3D मॉडलिंग है वो यूनिटी के अंदर नहीं कर रहे होंगे क्योंकि ये इसके लिए बना ही नहीं है, ठीक है। ये इसलिए बना है कि आप जो बने बनाए मॉडल्स हैं उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, ठीक। यूनिटी पे मोबाइल की टच टेस्ट बनी, जी, यूनिटी पे टच गेम, मतलब कि एंड्रॉइड पे जो हाँ लोड होती हाँ, ऑफ कोर्स। सो लेट मी शो यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यहाँ पे फाइल में जाके बिल्ड सेटिंग्स में जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, एक प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट आ रही है, ठीक है। अभी ये निस्बतन छोटी लिस्ट है क्योंकि आपने बेसिक इंस्टॉलेशन किया है। यहाँ से आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि इस गेम को आप किन किन प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज़ करने की बिल्ड बना सकते हैं, ठीक है। पीसी, मैक और लाइनक्स तो हो गए आपके रेगुलर जो कंप्यूटर्स हैं। उसके अलावा आप एंड्रॉयड पे जो विंडोज़ का यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म है उस पर टी ओ एस एक थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर है या स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस के लिए, फिर PS4, iOS, Xbox। अगर आपने वेब की बिल्ड निकालनी है तो ओवरऑल कोई 25 से 30 प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके लिए आप बिल्ड निकाल सकते हैं, जो कि एक ही गेम होगी, सारी डिज़ाइनिंग, सारी कोडिंग आप एक जगह करें और इतने सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए आप अलग-अलग बिल्ड्स निकाल सकते हैं। उसमें सिर्फ ये करना होता है कि आप कंपोनेंट्स इंस्टॉल करते हैं जिनसे वो बिल्ड्स निकल आती हैं और वो हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यूनिटी, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस कि यूनिटी इतना पॉपुलर गेम इंजन है, क्योंकि इतने ज़्यादा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के लिए सपोर्ट करता है कि आप रिलीज़ निकाल सकें, ठीक। तो सर अनरियल नहीं कर सकता? अनरियल करता है मगर इतने ज़्यादा नहीं, अनरियल की लिस्ट इससे छोटी है। अच्छा, हाँ भाई, ये चीज़ इस तरह करें, ये चीज़ करें और मुझे अपनी स्क्रीनें दिखाएं। एक क्यूब बनाएं और उसको प्ले करें और मुझे नज़र आ रहा हो कि वो आप उसको डायरेक्शन लाइट चेंज कर रहे हैं, उसकी लाइटिंग चेंज हो रही हो, कुछ बदल रहा हो, ये ज़रा करें। अरे एक चीज छोटी सी बता दें, जी जी। ये जो है हम उसको देखने के लिए, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जब इसके ऊपर दोबारा ये सिर्फ Z, Y और X जो है ना उसके ऊपर क्लिक करें तो उस डायरेक्शन में कर रहा है। अगर हमने उसको 3D व्यू में देखना हो तो जिस तरह 3D मैक्स में था नहीं कि हम उसको पकड़ के तो वो जिस तरह घुमाना था वो घुमा देते, तो वो कैसे करेंगे? सीन की बात करें या किसी ऑब्जेक्ट की बात करें? ये अगर हमने सीन। क्यूब को ज्यादा चारों तरफ से देखना है, सीन को चारों को दे, ओके ओके श्योर। तो आप हैंड पे क्लिक करें, अब ऑल्ट हैंड पे। दबाएं, ठीक है, ऑल्ट दबाएं कम कीबोर्ड पे और माउस को हिलाना शुरू कर दें, चलें। लेफ्ट क्लिक करके, ठीक है। जैसे आप देखना चाहते हैं, हर तरफ से देखना चाहते हैं आप
देख सकते हैं, नीचे से ऊपर से जिधर देखना चाहते हैं। सर राइट क्लिक होगा, लेफ्ट क्लिक नहीं। माउस का जो रेगुलर क्लिक होता है वो लेफ्ट क्लिक होता है ना सर? ऑल्ट प्रेस करके हमें राइट क्लिक नहीं करना होता? अगर आप ऑल्ट प्रेस करके राइट क्लिक करेंगे ना तो वो फिर जूमिंग करना शुरू हो जाएगा, जिस तरह से अभी मैं कर रहा हूँ। ये राइट क्लिक से हो रहा है और ये लेफ्ट क्लिक से हो रहा है जो मैं अब कर रहा हूँ। ओके ओके। अगर आप ऑल्ट के बजाय शिफ्ट करके करेंगे तो आप इस तरह से पैनिंग कर सकते हैं जिस तरह से अभी हो रही है, थोड़ी सी फ़र्क है, ठीक है। और अगर आप शिफ्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो एक और थोड़े से फ़र्क तरीके से, जहाँ पे आप हैं आप अपनी ही इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाएंगे। ये है शिफ्ट करके राइट क्लिक करना। सो ऑल्ट और शिफ्ट करके मुख्तलिफ तरीक़ों से आप सीन के अंदर नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है। आप खुद एक्सपेरिमेंट करें, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। So maybe I can write this in the chat window, ways to move around in scene. पहले है कि click on the hand tool, दूसरा step है left click and move mouse, ठीक है, और press alt then left click एंड मूव माउस, और या फिर और ये भी कर सकते हैं कि प्रेस शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक एंड मूव माउस। इसी तरह से इन दोनों के लिए ये भी है आपके पास कि आप ये भी कर सकते हैं कि आप लेफ़्ट क्लिक के बजाय राइट क्लिक करें तो वहाँ पे बिहेवियर आपका बदल जाएगा। ये ज़रा करके देखें और आपको कोई इशू आ रहा हो तो बताएं, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो ये बताएं। हाँ भाई, एक तस्वीर आई है किसी की तरफ से, मुबशिर ने क्या भेजा है? वो आपने कहा था ना वो भेजना स्क्रीनशॉट। नहीं, वेरी गुड, ज़बरदस्त, ठीक है। आपने एक क्यूब सेटअप कर दिया है। इसका गेम व्यू में क्या नज़र आ रहा है वो भी ज़रा देख लें, और कोई अगर आपको मूवमेंट में कोई चीज़ ना समझ आ रही हो तो मेरे से पूछें। ओके। तो ये हो गया हमारा, बल्कि अभी करें, मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, फिर मैं आपसे आप सब ने स्क्रीनशॉट यहाँ पे भेजनी है, ठीक है। 5 मिनट में करें, ओके। सो टू जितनी देर आप ये कर रहे हैं, टू सॉर्ट ऑफ रिपीट व्हाट आई हैव टोल्ड यू, सीन के अंदर आप डिज़ाइनिंग करते हैं, कैमरा जिस तरफ पॉइंट कर रहा है और कैमरा की जो सेटिंग्स हैं और लाइट की जो सेटिंग्स है उस हिसाब से सीन की एक तस्वीर खींची जाती है जो गेम वाली विंडो के अंदर नज़र आती है, ठीक है। और अगर आप प्ले दबाएं तो क्या होगा कि लम्हा बलम्हा जो कैमरा को नज़र आ रहा है वो गेम विंडो के अंदर तस्वीर उसकी ड्रॉ होती जाती है। अगर कोई चीज़ें मूव कर रही हैं तो लम्हा बलम्हा उनकी तस्वीर खींच के गेम व्यू के अंदर ड्रॉ हो रही है। हर ऑब्जेक्ट जो आपके सीन में होता है वो आपके यहाँ पे हायरार्की विंडो में लिस्टेड होता है यहाँ पे, ठीक है। और जैसे जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं उसकी जो डिटेल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस इंस्पेक्टर के टैब के अंदर नज़र आ रही होती हैं। तो आप अक्सर जब हम बात कर रहे होंगे मैं आपको कह रहा हूँ यार हायरार्की में जाओ, फलानी चीज़ पे क्लिक करो, फिर इंस्पेक्टर में जाओ, फिर फलानी चीज़ पे क्लिक करो, नीचे आओ, ऊपर जाओ, ये वगैरह इस तरह जो मैं बात कर रहा हूँ वो बेसिकली उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको पता हो कि हायरार्की क्या है, इंस्पेक्टर क्या है, और उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आ सकती हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपने क्या चीज़ सेलेक्ट की है। एक चीज़ मैंने आपको शुरू में बता दी थी कि जो मर्जी ये ऑब्जेक्ट्स हों, ये सब के सब गेम ऑब्जेक्ट्स हैं इन टर्म्स ऑफ देयर कोड, इन टर्म्स ऑफ देयर क्लास इन द कोड, और हर गेम ऑब्जेक्ट के साथ एक ट्रांसफॉर्म का कंपोनेंट ज़रूर लगा होगा। यूनिटी में आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा जिसके साथ ट्रांसफॉर्म का कंपोनेंट ना लगाओ, ठीक। और फाइनली आपके पास एक विंडो है प्रोजेक्ट की, जो कि क्या कर रही है, जिसके अंदर आपको एक्चुअली जो आपकी फाइलें हैं, आपकी सीन की फ़ाइल है, आपके जो भी स्प्राइट्स हैं, एसेट्स हैं, उन सबको आप एसेट्स के फोल्डर के अंदर सेव कर रहे होते हैं, ठीक है। क्या तस्वीरें आ रही हैं?
देखते हैं वन बाय वन। जुनेद कह रहे हैं कि ठीक है, आपने प्लेन भी लगा दिया है, आपने क्यूब भी लगा दिया है, और आपने लाइट इस तरह से सेटअप किया है तो बड़ा अच्छा खूबसूरत सा शैडो भी उसके पीछे नज़र आ रहा है। वेरी नाइस। ठीक, फुरकान, अच्छा ठीक है, फिर ना सही है। मारिया सही है। ज़ेर, उस ज़ेर ने की कोड भी लिख दिया है। अच्छा, वही वाला स्क्रिप्ट तो भी डाल दिया है। गुड, ठीक ठीक, गुड, वेरी गुड। ज़ेर के बाद कोई नहीं है। हाँ भाई, ये तो कोई 5-6 बच्चे हैं, बाकियों का क्या सीन है? फरीहा और अब्दुल्ला, मेहदी। सही, यूनिटी ओपन हो रहा है, मैं सेंड कर रहा हूँ आपको। अच्छा ठीक है, अब्दुल्ला असलम का आ रहा है कुछ। हाँ ठीक है जी, वेरी गुड वेरी गुड गुड। अच्छा हाँ, एक जो और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक बहुत यूज़फुल फीचर है यूनिटी का, वो ये है इसका लेआउट का कंट्रोल। ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट है वो ये है। शुरू अगर आपको कुछ ना पता हो, पहली दफ़ा आप यूनिटी खोलते हैं तो मोस्ट लाइकली वो इस तरह से आपके पास खुलेगा। चीज़ें सारी वही हैं, हायरार्की है, प्रोजेक्ट है, कंसोल विंडो है, वो सारी चीज़ें हैं। सीन और गेम इधर हैं आपके पास। ठीक है, और जो अगर आप सीन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें तो उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको वही इंस्पेक्टर पे राइट साइड पे नज़र आ रही है, मगर थोड़ा सा लेआउट आपकी जो विंडोज़ हैं आपस में, जिन जो मुख्तलिफ सारे छोटी छोटी विंडोज़ हैं वो बदल सकती हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था तो मैंने अपना लेआउट ये रखा हुआ था, जो कि मुझे अभी पसंद है। इट्स वेरी क्लोज टू द डिफ़ॉल्ट थिंग जो कि टॉल जिसका नाम है। तो ये भी एक बड़ा सूटेबल है, जिसके अंदर आपको एक बड़ा एरिया लेफ़्ट साइड पे अपना सीन और गेम व्यू के लिए आप रख सकते हैं, और राइट साइड पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। सो ये जो यू फील फ्री टू प्ले अराउंड विद योर लेआउट। कोई लेआउट आपको पसंद आए उसको आप सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेव लेआउट का फीचर है, वो आपसे पूछता है हाँ भी इसका क्या नाम रखना है, आप उस नाम से उसे सेव कर सकते हैं। ठीक, तो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है क्योंकि कॉम्प्लेक्स टूल है, तो हर बंदे की अपनी मर्ज़ी, जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे आपको पता लगेगा हाँ मैं इधर ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो आप उस तरह से उसे सेटअप कर सकते हैं। अब क्या तस्वीरें आ सर रही मेरा हैं? ख्याल है ये गेम वाला और सीन वाला जो है ना, दोनों पैरेलल नजर आने चाहिए, क्योंकि वो बार बंदा सेटिंग कर रहा था ना कैमरे की, तो वो फिर ये है कि उसको हाँ, बार बार कभी उसको देखना पड़ता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आई एग्री। कई बहुत सारे सिर्फ ये होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि सीन बजाते खुद बहुत भारी होता है, तो आप एक्चुअली नहीं चाह रहे होते, मतलब उसके प्रोसेसिंग टाइम ही इतना ले जाता है कि अगर आप सीन और गेम दोनों को साथ साथ करें तो हर छोटी सी चेंज जो आप सीन में करते हैं वो गेम के अंदर भी रेंडर होनी होती है, तो वो रेंडरिंग टाइम आप रेंडरिंग लोड आपका डबल हो जाता है। तो अगर आपका पीसी ना सपोर्ट कर रहा हो तो आप तंग होना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से उन्होंने ना बाय डिफ़ॉल्ट उनको अलग-अलग रखा हुआ है। बट अगर आपकी मशीन सपोर्ट करती है तो ऑफ कोर्स इट्स ईजियर इफ़ यू कैन सी बोथ थिंग्स एट द सेम टाइम। आई एग्री। अब्दुल्ला असलम के बाद कुछ नहीं आया या आया है? एक मिनट, 100 मैसेजेस का सर जी नेट नोटिस आ बड़ा रहा स्लो आ रहा है। है। अच्छा, नेट बड़ा स्लो आ रहा है यार, ये बड़ा मसला है। ओके, चलें, कोई सवाल हो तो बताएं। इन द मीन टाइम कोई चीज़ ना समझ आई हो इस सारे में? Okay, so let me give you next like a bit of information about basics of coding in Unity.
ठीक है, लाइक द वेरी 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 बेसिक थिंग, जो फर्स्ट चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हम किस तरह करते हैं, हम इस तरह करते हैं कि हम इस क्यूब के साथ ना एक छोटी सी स्क्रिप्ट एसोसिएट करते हैं, थोड़ी सी लॉजिक इसके साथ लगाते हैं। ठीक है, हम कैसे करते हैं, हम ऐड कंपोनेंट दबाते हैं, दब जाए, और हम कहते हैं कि भाई नहीं मुझे न्यू स्क्रिप्ट चाहिए, और वो पूछता है अच्छा क्या नाम रखना चाह रहे हैं अपने स्क्रिप्ट का, आप इसे कहते हैं कि लेट्स कॉल इट बेसिक मूवमेंट। ठीक है, आपकी स्क्रिप्ट फाइल बन जाएगी और ये इसके साथ इंशाल्लाह अटैच हो जाएगी, हो गई। अच्छा, एक काम हम ये करते हैं कि मैं अपना जो प्रेफर्ड व्यू है मैं उधर जा देता हूँ, राइट। और मैं क्या करता हूँ कि मैं एसेट्स के अंदर, एसेट्स के फोल्डर के अंदर मैं फ़ौरन से एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन का स्टेप लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मैंने एक स्क्रिप्ट बनाया मैं एक स्क्रिप्ट का फोल्डर भी बना देता हूँ। ठीक है, ताकि मेरा काम शुरू दिन से ही ऑर्गेनाइज रहे। और मैं ये बेसिक मूवमेंट की जो फाइल है इसे पकड़ता हूँ और इसे मैं सीन्स के ऊपर, सीन्स के अंदर डाल दिया, गलत जगह डाल दिया, उधर से निकाल के भाई, और मैं इसको स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में डाल देता हूँ। ठीक है, सो आपसे मेरी गुजारिश होगी कि जैसे ही आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर पहला स्क्रिप्ट बनाएं, आप ज़रूर स्क्रिप्ट्स का फोल्डर बनाएं और अपने फाइल को, स्क्रिप्ट फाइल को फिज़िकली यहाँ पे रखा करें। ठीक है, अब मैं इसको स्क्रिप्ट फाइल को कहता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरे एडिटर को लॉन्च कर देगा, और मैं पिछले प्रोजेक्ट के लिए का जो एडिटर बंद कर देता हूँ, और मुझे वो एक एम्प्टी स्क्रिप्ट फाइल बना दिखा रहा है। इट्स नॉट कम्प्लीटली एम्प्टी, इट एक्चुअली हैज़ सम स्टफ इन इट। ठीक है, this is the stuff that you need to have a script that is able to interact with the Unity engine. ठीक है, और इसलिए वो यूजिंग यूनिटी इंजन डालता है, प्लस इसके अलावा कुछ बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करने के लिए यूजिंग system.collections.generic को भी बाय डिफ़ॉल्ट डाल देता है, और वो एक क्लास डेफिनेशन क्रिएट करता है जिसका वही नाम होता है जो आपने अपने स्क्रिप्ट का नाम दिया होता है, और जो मोनो बिहेवियर की क्लास से इनहेरिटेड है। मोनो बिहेवियर उस एपीआई का नाम है जो कि आपको यूनिटी के हर ऑब्जेक्ट के एक्सेस देती है। ठीक है, तो इसकी वजह से जब भी आपको स्क्रिप्ट बनाते हैं यूनिटी के एडिटर के अंदर से, वो मोनो बिहेवियर की क्लास से इनहेरिटेड होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो बाय डिफ़ॉल्ट 2 एम्प्टी फंक्शन, स्केलेटन फंक्शंस बना देता है। ठीक है, वो एम्प्टी हैं, उनके अंदर कोई लॉजिक नहीं लिखी, मगर दोनों के साथ बहुत यूजफुल इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं। ठीक है, स्टार्ट फंक्शन के साथ कमेंट क्या है, स्टार्ट इज कॉल्ड बिफोर द फर्स्ट फ्रेम अपडेट, और अपडेट के साथ क्या कहता है, अपडेट इज कॉल्ड वंस पर फ्रेम। ठीक है, फ्रेम वो चीज़ है जो कि बिल्कुल कैमरे के फ्रेम की तरह होती है। कैमरा का आपने अक्सर नाम टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, एफपीएस, या गेम्स में भी हम ये इस्तेमाल करते हैं अक्सर, जी एफपीएस गिर गए, एफपीएस बढ़ गए। ठीक है, वो क्या हो रहा था, व्हाट वी आर सेइंग इज कि जितना ज़्यादा एफपीएस है उतनी ज़्यादा दफ़ा आपकी स्क्रीन के ऊपर जो सीन है वो ड्रॉ हो रहा है कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आमतौर पे इंसानी आँख को ये इल्यूजन देने के लिए कि जो वो चीज़ देख रहा है वो एक्चुअली हिलती भी चीज़ है, आप 24 या 25 फ्रेम्स पर सेकंड ड्रॉ करें तो आंख को लगेगा कि हाँ सारी चीज़ें मूव कर रही। ठीक है, मगर असल में क्या हो रहा होता है, वो 1 बाय 1 इमेजेस ड्रॉ हो रहे होते हैं। ठीक है, तो जब आप कहते हैं कि स्टार्ट इज़ कॉल्ड बिफोर द फर्स्ट फ्रेम अपडेट, इसका मतलब है कि जब मैं प्ले करता हूँ तो सबसे पहले एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा इस स्टार्ट के फंक्शन के अंदर जो चीज़, जो कोड, लेट्स से कि मैं एक डमी एक प्रिंटिंग की कमांड दे देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट प्रिंट फ्रॉम बेसिक मूवमेंट स्क्रिप्ट, सिर्फ ये एक दफ़ा प्रिंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल एस किया तो ये फाइल सेव हो गई, मैंने ऑल्ट टैब किया यूनिटी में वापस जाने के लिए, और आपने देखा कि उसने थोड़ा सा टाइम लिया और उसने कंपाइल किया। अब मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो ये इसको प्ले करेगा। ठीक है, जब प्ले करेगा तो आप देख रहे हैं बॉटम लेफ्ट पे एक मैसेज आया है। ठीक है, इस पर मैं अगर डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक कंसोल विंडो इंस्पेक्टर के साथ खुल जाती है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि जो मैंने मैसेज भेजा था वो एक दफ़ा प्रिंट हुआ, और वो सिर्फ एक दफ़ा प्रिंट हुआ। ठीक है, अगर मैं एक और मैसेज यहाँ पे डाल देता हूँ अपडेट के फंक्शन के अंदर,
वो क्या होगा, कोई बता सकता है? सर क्या क्वेश्चन किया आपने? सर वो हर ये फ्रेम जो पे मैं चीज़ प्रिंट लिख रहा करता हूँ, जाएगा। प्रिंट कमांड फ्रॉम अपडेट फंक्शन, ठीक है, ये आपका क्या ख्याल है, ये क्या होगा? कैन यू एनी गेसेस? सर वो हर फ्रेम पे प्रिंट करता जाएगा। हर फ्रेम पे प्रिंट करेगा, वेरी गुड। जितनी दफ़ा फ्रेम ड्रॉ होंगे उतनी दफ़ा अपडेट का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ के अगर प्ले करूँगा तो आप देखेंगे ये राइट साइड पे कंसोल विंडो के अंदर क्या हो रहा है कि ये ठक 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 वो तकरीबन एवरी 0.02 सेकंड पे वो प्रिंटिंग कर रहा है, ठीक है। वो इतने सारे उसने प्रिंट्स कर दिए हैं पहले ही 1-1.5 सेकंड के अंदर, ठीक है। मगर जो हमने स्टार्ट के अंदर कोड लिखा था वो सिर्फ एक दफ़ा प्रिंट हुआ। प्रिंट कमांड फ्रॉम अपडेट फंक्शन की जो लाइन है वो जितनी दफ़ा आपके गेम के अंदर इमेज ड्रॉ हुआ है, गेम व्यू के अंदर इमेज ड्रॉ हुआ है, उतनी दफ़ा वो प्रिंट हो गया, ठीक है। ये बात समझ आती है? एनी कन्फ्यूजन हियर? तो नो सर। ठीक है, अच्छा, ये वो की डिफरेंस है जो कि आपको समझना है। जो आपका गेम इंजन है ना, बेसिकली वो एक जायंट लूप है। लूप क्या है? वाइल प्ले बटन इज प्रेस्ड, यानी लॉजिकल सेंस में, सुडो कोड की सेंस में क्या है, एक लूप लगा हुआ है जो मुसलसल चलता रहेगा जब तक कि प्ले बटन आप दोबारा नहीं दबा देते, या जब तक आप पॉज बटन नहीं दबा देते। वो लूप के अंदर मुसलसल एग्जीक्यूट कर रहा होता है। और वो क्या कर रहा होता है, वो कहता है कि वो आपके एक्टिव सीन में जाता है। एक्टिव सीन के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इन सब के अपडेट फंक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। सो क्यूब के बगैर मैंने एक अपडेट फंक्शन एक मतलब क्यूब के ऊपर मैंने एक स्क्रिप्ट लगाया हुआ है बेसिक मूवमेंट का, और उसके अंदर एक अपडेट का फंक्शन है जिसके अंदर कुछ हो रहा है। अगर इसी तरह का स्क्रिप्ट मैं डायरेक्शनल लाइट के साथ भी एसोसिएट कर सकता हूँ, इसी तरह का स्क्रिप्ट मैं कैमरा के साथ भी एसोसिएट कर सकता हूँ। इन सब के जो अपडेट फंक्शंस हैं वो फिर एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे हर फ्रेम के ऊपर, हर फ्रेम के साथ बेसिकली, ठीक है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है, या इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वो है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि यार मुझे इस चीज़ को मूव करना है, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि ये हम अपने सीन को लेट्स से कि हम थोड़ा सा साइड से देखना शुरू करें, थोड़ा सा जूम आउट कर लें। हाँ, ये है, ठीक है जी। मैं कहता हूँ कि जो आपका क्यूब है ना, ये थोड़ा सा ट्रैवल करे कैमरा की तरफ, और फिर या पहले इसे कैमरा की तरफ मूव कराते हैं, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। इस वक्त क्यूब कहाँ पड़ा हुआ है? इस जगह पे पड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये इसके कोऑर्डिनेट्स है 0.45, 1 और -4.52। और कैमरा कहाँ पड़ा हुआ है? 0 पे पड़ा हुआ है एक्स के हिसाब से, वाई के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर है, और जेड के हिसाब से -10 है। अब हमने इसे कैमरा की तरफ मूव करना है, तो कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे क्यूब का? एक्स, वाई या जेड? ठीक है, मेनली हम उसका जेड एक्सिस मूव कर रहे हैं। हम करके भी देख सकते हैं। हम अपने जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं उसको काइंड ऑफ हम प्रोटोटाइप कर सकते हैं यहाँ पे, ये मूवमेंट करके। यार ये वाली मूवमेंट अब हम चाह रहे हैं कि कोड में होना शुरू हो जाए, ऐसे ही जा रहे हैं ना, ठीक है। तो अब हमें पता लग गया कि क्यूब के ट्रांसफॉर्म के पोजीशन के z को हमने इसकी वैल्यू को चेंज करना है, ऐसे ही है, एग्रीड, राइट। तो यहाँ तक कोई मसला? क्यूब के ट्रांसफॉर्म के पोजीशन के z को चेंज करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले चेंज करने से पहले हम इस तरह करते हैं कि यार हमें एक काम करो, तुम हम हर अपडेट में बताओ तो सही कि ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट जेड है क्या, ये ज़रा हमें बताते रहो। इससे पहले कि हम तुम्हें चेंज करें मुझे बताओ है क्या, ठीक है। हाँ, इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि जिस चीज़ को हम चेंज करने जा रहे हैं क्या हमने वाकई उसका सही नाम पकड़ लिया है कि नहीं पकड़ा है, ठीक है। तो अब हम इसे कंट्रोल पी करते हैं, अगर ये हमारी बात सुन ले। और अब हम देखते हैं कि कंसोल के अंदर क्या प्रिंट हो रहा है, -4.52, वही चीज़ जो एक्चुअली इसकी वैल्यू है। सो हमने इसको सही, इसका नाम हमें सही से मिल गया है। अब हमने इसमें चेंज करना है, ठीक है। तो हम इसे पकड़ते हैं, हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट जेड प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, इसकी वैल्यू बढ़ानी है या कम करनी है, ये बताएं।
चलें मैं आपको करके दिखाता हूँ। कैमरे की तरफ मैं ला रहा हूँ। Z की वैल्यू बढ़ानी है या कम करनी है? सर कम करनी है, माइनस पे लेके जाएंगे तो माइनस में मजीद बढ़ा, माइनस में इसकी वैल्यू लेके जानी है, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि माइनस इक्वल टू क्या हो, 0.01 एफ का मतलब है कि फ्लोटिंग पॉइंट। मैं कहता हूँ भाई ये करते जाओ, ठीक है, और मैं सेव करता हूँ और मैं वापस आता हूँ और मुझे एरर आ जाता है। ये एरर क्या कह रहा है? हाँ भाई ये बताइए एरर क्या कह रहा है? नजर आ रहा है? Cannot modify the return value of transform dot position because it is not a variable। ठीक, बेसिकली क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि जो ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन है इसको आप डायरेक्टली इस तरह से चेंज नहीं कर सकते। इसको चेंज करने का तरीका एक और वेरिएबल बनता है, सर वो पहले आप इसका इसकी रेफरेंस लेके फिर करेंगे। जी बिल्कुल, पहले आप इसका रेफरेंस पकड़ते हैं। आप कहते हैं कि ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन बेसिकली ये वेक्टर 3 टाइप का है। सो आप एक वेक्टर 3 बनाते हैं, लेट से इसको नाम आप रख लेते हैं क्यूब पॉज, और आप कहते हैं कि वो ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन का रेफरेंस उसके सेट कर देते हैं। फिर आप क्यूब पॉज को के एलिमेंट्स को अब आप चेंज कर सकते हैं। क्यूब पॉज के अंदर x भी है, y भी है, z भी है। आप कहते हैं कि माइनस इक्वल टू 0.01 एफ लेट से सम नंबर, ठीक है, ये आप करना चाह रहे हैं। और फिर जब आपने ये चेंज कर लिया तो ये जो असाइनमेंट है इसको आप रिवर्स इन अ वे रिवर्स डायरेक्शन में कर देते हैं। तो आप कहते हैं ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन इज इक्वल टू क्यूब पॉज, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या एरर आता है या ये अलाउ करता है। एरर नहीं आया, सो उम्मीद की जा सकती है कि ये चल पड़ेगा। प्ले करें, ये देखें आपका ये आपकी तरफ आ रहा है, आप उसे सीन में भी देख रहे हैं, गेम में भी देख रहे हैं, और साथ में आप देख रहे हैं कि आपका Z आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव की साइड पे जाता जा रहा है। -4 पे से शुरू हुआ था, अब ये -9, अब वो कैमरा के थ्रू गुजर चुका है, इसलिए अब मज़ीद वो गेम व्यू में नज़र नहीं आ रहा क्योंकि कैमरा किसी और तरफ देख रहा है और क्यूब उस व्यू से बाहर निकल गया है, ठीक है ना। आपका कैमरे का व्यू इन लाइनों से आपको पता चल रहा है ये है, और जो आपका क्यूब है माशाल्लाह से वो पीछे की तरफ निकल गया। मैं टॉप से पूरे सीन को देख रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि क्लियरली नज़र आ रहा है कि क्या वजह है कि आपके गेम व्यू के अंदर ये जो भाई हैं ये नज़र नहीं आ रहे। इसको मैं अगर दोबारा 0 पे ले आता हूँ तो अब ये सामने आ गया है और फिर अब दोबारा कैमरा की तरफ बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेश्चन? बात समझ आ गई? ये जो छोटा सा कोड लिखा है इसके बारे में कोई भी सवाल हो प्लीज़ पूछें। सर ये वेक्टर 3 का थोड़ा सा बता दें जरा। हाँ, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। सो वेक्टर 3 क्या है? वेक्टर 3 की जो अगर आप शक्ल देखना चाह रहे हैं ना तो वो ये है x, y और z। वेक्टर 3 के 3 डेटा मेंबर्स होते हैं, x, y और z तीनों फ्लोट्स होते हैं, और वेक्टर 3 के साथ बहुत सारी एसोसिएटेड हेल्पर फंक्शंस होते हैं। सो लेट मी ब्रिंग दैट अप। आपने यूनिटी में, मैं आपको बेसिकली दिखा रहा हूँ कि कोई भी चीज़ जो आपने यूनिटी में देखते हैं उसके बारे में हेल्प कैसे लेनी है। आपने सबसे पहले यूनिटी लिख दें अपने सर्च इंजन में, और उसके आगे जो चीज़ आप समझना चाह रहे हैं, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, वो लिख दें। सो आप यूनिटी और वेक्टर 3 लिख दें तो वो आपको बता देगा कि ये क्या बना है, ठीक है। सो स्क्रिप्टिंग API के अंदर आप वेक्टर 3 खोलें और आपको एक ऐसी जो क्लास वेक्टर 3 है उसके सारी प्रॉपर्टीज़ और उसके सारे जो मेथड्स हैं उनकी लिस्टिंग आ जाएगी। किसी को भी आप जाके उसकी डिटेल आप देख सकते हैं। बेसिकली क्या है, इसके अंदर 3 x, y और z की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सेट की जा सकती हैं, और उसकी बेसिस पे आप मैग्नीट्यूड, स्क्वायर मैग्नीट्यूड, नॉर्मलाइज वगैरह ये निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका मकसद क्या है? इसका सिंपली मकसद ये है कि 3D स्पेस के अंदर जो इंफॉर्मेशन, जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो ये है आपकी पोजीशन, आप कहाँ पे हैं, आप x एक्सिस में कहाँ पे हैं, y एक्सिस में कहाँ पे हैं और z एक्सिस में कहाँ पे हैं। 3D स्पेस में इसी तरह से अगर आपने किसी चीज़ की लंबाई नापनी है तो आप कहते हैं कि वो x एक्सिस में इतना लंबा है, y एक्सिस में इतना लंबा है और z एक्सिस में इतना लंबा है,
ठीक है। तो आपको पता चल जाता है कि ये 2 पॉइंट्स के दरमियान फासला कितना है, जो कि आपको पाइथागोरस थ्योरम को 2 दफ़ा इस्तेमाल करके मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये जो जो उसका जो मैग्नीट्यूड है, इनफैक्ट वो आपको यही बता रहा होता है कि उसका 3D स्पेस में क्या लेंथ है, ये जो आपका मैग्नीट्यूड का फंक्शन है, ठीक है। तो आपको जो इसके अलावा आपको कुछ एक किस्म की हेल्पर फंक्शन मिल रहे होते हैं जो बहुत यूज़फुल होते हैं। सो आपको मिल रहा होता है कि बैक क्या है, यानी कि 0 0 -1। सो आप वेक्टर 3 डॉट बैक करेंगे तो आपको एक्चुअली 0 x में मिलेगा, 0 y में मिलेगा और z में -1 मिलेगा। अगर डाउन करेंगे तो y में -1 आ जाएगा, अगर फॉरवर्ड करेंगे तो z में 1 आ जाएगा, लेफ़्ट करेंगे, राइट करेंगे, अप करेंगे, 0 करेंगे। सो ये बेसिकली आपको हेल्पर शॉर्टकट्स हैं जो आपको जिनका मैग्नीट्यूड हर वेक्टर का बैक, डाउन, फॉरवर्ड, लेफ़्ट, राइट, अप, 0 सबका मैग्नीट्यूड आप देखेंगे 1 है, क्योंकि किसी एक डायरेक्शन में 1 होगा, मगर वो बेसिकली आपको रुख बता रहा है, ठीक है। तो ये बहुत यूज़फुल हेल्पर फंक्शन हैं जो आपको वेक्टर 3 में मिल रहे होते हैं। ये बात समझ आती है? एनी अदर क्वेश्चन अबाउट वेक्टर 3 या एनीथिंग एल्स? नहीं सर, बस इतना ठीक है। इसी तरह ठीक है, ठीक है। अब आप लोगों ने पूछा था कि असाइनमेंट का कि जी हम एक्सटेंड कर दें। मुझे कोई मसला नहीं है असाइनमेंट एक्सटेंड करने में, मैं कल तक भी एक्सटेंड कर देता हूँ, मगर मेरा सिर्फ ये है कि यार फिर आगे नहीं, सिर्फ कल एक आखिरी एक्सटेंशन होगी। कल रात 6 बजे तक आप सब ने ये असाइनमेंट जो है वो सबमिट करा देनी है, ठीक है। सर ये बताएं कि यूनिटी मॉडिफाई हो जाता है, मतलब पहले अगर iOS के लिए नहीं किया हुआ तो बाद में अगर मॉडिफाई करना हो? सॉरी, वेरी सॉरी। सर असाइनमेंट के बारे में हेलो, दोबारा बता दें। हाँ जी, असाइनमेंट जो है वो आपके टीम्स पे अपलोडेड है। मेरी कॉल थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो असाइनमेंट जो है वो टीम्स पे अपलोडेड है, यहाँ पड़ी हुई है। आपने इसको, मैं इसकी डेट चेंज कर देता हूँ, कल यानी कल शाम 6 बजे आपने इसे अपलोड कर देना है, सबमिट कर देना है, ठीक है। मैं इसकी डेट चेंज कर देता हूँ। 5 लोगों ने कर भी दिया है, दैट्स रियली गुड। बहुत सिंपल सी असाइनमेंट है, सारी डिटेल दी गई है क्या काम करना है, और आपने कल 6 बजे तक इसे, लाजमी बात है, अपलोड कर देना है। अगर आपका कोई सीरियस कोई मशीन रिलेटेड इशू है तो आपने मुझे चैट में मैसेज कर देना है कि सर ये मसला आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका मशीन का इशू नहीं है तो आपने लाजमी बात है कि इसे अपलोड कर देना है। मैं कल ही देख के आपके नंबर पोर्टल पर डाल दूँगा, ठीक है। ओके सर। चलिए जी, ओके जनाब। सो मैं अब ये कॉल एंड कर रहा हूँ। सी यू गाइस नेक्स्ट वीक एंड डोंट फॉरगेट टू अपलोड योर सबमिशन। सर जी, सर नहीं जी जी, चलेंगे? नहीं मैं यही हूँ। सर नहीं। सर वो आपने अच्छा, नईम साहब चले गए, हाँ जी। आपने कोई सवाल पूछना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा नईम साहब से, ठीक है। सर वो आपने वीडियोस का ना लिंक शेयर करना था, आप कह रहे थे मेरे पास जो पहले की वीडियोस है मैं हाँ हाँ हाँ, मैं वीडियोज़ की एक लिस्ट बना के आपके साथ शेयर कर दूँगा, बिल्कुल सही, वो मेरी लिस्ट में है। ओके ठीक है, चलिए जी, थैंक यू। ओके जी, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ।